झूठे जब शोर मचाते हैं, सच्चे चुप हो जाते हैं। सच्चे जब चुप हो जाते हैं, झूठे खुश हो जाते हैं। झूठों को ऐसा लगता है सच्चे को आज हराया है, झूठा क्या जाने सच्चे ने अपना किरदार बचाया है। तो ये लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, इनका क्या करें। एक और अमेरिका की तरफ से टैरिफ को लेकर देश में बवाल है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में विधानसभा चुनाव है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी। नमस्कार। सबसे पहले आपसे शुरुआत, ट्रंप के टैरिफ को लेकर ये जो बवाल है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी को मैं देखता हूँ, वो जिस तरह से उन्होंने पिछले 11 साल से अधिक से समय से देश को जिस तरह से नेतृत्व दिया है और जिस तरह से कठिन परिस्थितियों को उन्होंने संभाला है, मैं समझता हूँ ये भी भारत के लिए एक अवसर बनने वाला है। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, तो हमारा जो निर्यात है, वो निर्यात जो टोटल हमारी इकोनॉमी है उसका 20% ही है। 80% हम घरेलू खपत में ही अपने उद्योगों से जो भी उत्पादन होता है उसको लेते हैं। और 20% में भी अगर हम देखेंगे तो लगभग सारी अगर चीज़ों का एक एवरेज निकालें तो लगभग 30% निर्यात हम अमेरिका को करते हैं। तो मतलब 20 से अगर उसको 3 को गुणा करेंगे तो केवल 6% हमारी जो इकोनॉमी है उसका 6% अमेरिका के निर्यात पर हमारा जो है वो निर्भरता है। वो बहुत बड़ी नहीं है और भारत की इकोनॉमी जैसे बड़ी है, 140 करोड़ लोग हैं और हम दुनिया की लगभग 18% आबादी है। तो उस दृष्टि से जो ये टैरिफ का शोर है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पड़ेगा नहीं। और उन्होंने जिस तरह की योजना बनाई, ऐसी जिस सूचनाएं आ रही हैं, आप सब ने देखा, तो एक जो माहौल था उसमें नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि जैसे जैसे हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा हम अपनी मेहनत को, अपनी क्षमता को बढ़ाते जाएंगे और हर चीज़ का सामना करेंगे, लेकिन अपने देश के किसानों और छोटे उद्योगपतियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। क्योंकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री की तरफ से अब लगातार स्वदेशी को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने कई रैलियों में इस बात का जिक्र भी किया कि देश के लोग जो है वो स्वदेशी को अपनाएं। क्या आपको लगता है कि जो अमेरिका दबाव की सियासत कर रहा है, भारत, क्योंकि देखा जाए तो विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है प्रधानमंत्री पे कि कहाँ दोस्त कहा करते थे ट्रंप को और आज ट्रंप की तरफ से कैसी स्थिति है, तो इससे भारत निपट पाएगा? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि राष्ट्र प्रथम, और राष्ट्र प्रथम को लेकर के ही उन्होंने सारे संबंधों को बनाया है। उनके कामकाज करने का तरीका, उनका काम करने की शैली, उसमें हमेशा देश पहले है। और वो चाहे ट्रंप से दोस्ती हो या दूसरे अन्य देशों से संबंध हो, उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा है। और उसी दृष्टि से अभी आपने देखा 2-3 घटनाएं हुई, जैसे अभी ट्रंप ने का अभी कल परसों में जर्मन न्यूज़पेपर ने दिया कि 4 बार उन्होंने प्रयास किया, तो उसके बाद जो है वो बातचीत नहीं हो पाई। और उससे पहले आपने देखा होगा कि जब अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक थी जिसमें ट्रंप ने ये प्रयास किया था कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश होते हुए चले जाएं, ऐसे उन्होंने एक प्रयास किया था। लेकिन उससे पहले वो 3-4 बार इस तरह से स्टेटमेंट दे चुके थे कि मानो भारत और पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। उसके कारण प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये कहा कि वो जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत सारी चीज़ों को बोलते नहीं, अब कोई खामखा की अफवाह फैला रहा। उन्होंने 15 अगस्त में या दूसरे स्टेट्समेंट्स में उन्होंने कहा कि हमारी किसी दुनिया के किसी नेता से बात नहीं हुई, तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। लेकिन उसके बाद भी वो लगातार वो कर रहे थे, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं संदेह का एक वातावरण बनाने का काम अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान ट्रंप साहब ने किया और जिसके कारण ये परिस्थितियां बनी। लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो हमेशा वो हमारे प्रधानमंत्री जी देश को प्रथम रखते हैं, तो उन्होंने इसीलिए कहा है स्वदेशी की बात, तो वो हमेशा कहते हैं। और 140 करोड़ लोगों का जो बाजार होता है उसमें खपत की बहुत बड़ी संभावनाएं होती हैं। अभी हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को बाहर से मंगाते हैं, हम उसको आयात करते हैं जो हमारे लोगों की ज़रूरतें हैं। लेकिन जैसे जैसे वो स्वदेशी को अपनाते जाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है
जिस पर थोड़ा बहुत प्रभाव इस निर्यात से पड़ सकता है, उसकी भरपाई हम अगर स्वदेशी हमारे जो बाजार है उसमें हम अपने मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, अपने प्रोडक्शन के द्वारा उसकी पूर्ति कर देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने अन्य बाजारों को भी कहा, जैसे आज ही कल जो है फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा, उन्होंने बोला कि जो है आप यूरोपीय संघ से जो है वो फ्रेट ट्रेड एग्रीमेंट करिए, जल्दी करिए। तो ऐसे पूरा यूरोपीय समुदाय चाहता है। ब्रिटेन से अभी हमारा हुआ ही है FTA, ऑस्ट्रेलिया से पहले से है, ऐसे अनेक अनेक देशों से हो रहा है। उसके साथ साथ जैसे रसिया से हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, चाइना भी एक बड़ा बाजार है। तो ऐसे अगर ये इतनी जनसंख्या को अगर देखते हैं तो दुनिया की 75% से ज़्यादा जनसंख्या इसके अंदर आती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव विशेष रूप से नहीं पड़ने वाला है। हालांकि देखा जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो कपड़े का उद्योग है उसमें अब असर पड़ना शुरू हो गया है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर असर पड़ा है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां पर भारत में अमेरिकी जो प्रोडक्ट है वो उसको बैन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच ये जो टकराव है इसका ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। आज भी है उनकी जो GDP है उस पर जो अनुमान पूरी दुनिया की एजेंसी लगा रही है, वो उनका अनुमान है कि अमेरिका की GDP 0.5% कम हो जाएगी। ऐसा अनुमान लोगों ने उनको दिया है कि वृद्धि दर जो है वो उनकी कम होगी। और उसके साथ साथ जैसे जो कपड़े का व्यवसाय है वो निश्चित रूप से भारत का है, लेकिन अभी कुछ समय है बीच में, जो अभी जैसे कल तक जो लोड हो गया है माल, जो जिसको एक्सपोर्ट होना था भारत से, अगर उसकी लोडिंग हो गई है तो वो माल और 17 सितंबर को अगर उनके गोडाउन से आता है, जो मान लीजिए बाद में भी लोड होता है, लेकिन 17 सितंबर के बाद तक उनके मार्केट में आ जाता है, उस पर इस टैरिफ का प्रभाव नहीं होगा। इसी बीच में आपने देखा होगा कि कल एक बयान उनके एक फाइनेंस मिनिस्टर का आ गया कि नहीं नहीं हम और भारत को हमेशा करेंगे। तो एक बीच में लंबा समय हम सबको आशावादी रहना चाहिए। भारत, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारत निर्भर किसी पर बहुत ज़्यादा नहीं है। निर्भरता को कम करने का प्रयास निरंतर 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अभी मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने कुछ ऐसा किया है कि एक फिर से अवसर पैदा किया है। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं आपदा में अवसर को ढूंढना चाहिए। तो हो सकता है ये एक बहुत बड़ा उछाल भारत की इकोनॉमी में आए। क्योंकि देखा जाए तो जहां एक और प्रधानमंत्री लगातार स्वदेशी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के विज्ञान भवन में संघ का एक व्याख्यान माला चल रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि लोगों को स्वदेशी अपनाने की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश के लोगों के लिए वक्त आ गया है कि अब अपनी चीजों को बढ़ावा दें? देखिए, ये हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी स्थापना के समय से ही स्वदेशी को हमेशा बढ़ाने का प्रयास किया। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जब स्वतंत्रता हमको मिली, उस समय में भी गुरु गोलवलकर जी, जो उस समय संघ प्रमुख थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे एक राजनीतिक विंग स्वयंसेवक संघ से, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकला। तो उसमें जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो फिलॉसफी दी थी कि हमारे राष्ट्र के लिए क्या हो, उसमें स्वदेशी प्रमुख था। और उन्होंने कहा था स्वदेशी को अपना करके ही हम पूरी दुनिया में एक विकसित राष्ट्र के रूप में, और एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने में भी सहयोग करेगा, उस दृष्टि से होगा। तो ये हमारी तो पुरानी दर्शन है, हमारे सिद्धांत हैं। उसी दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उस बात को कहा है। बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। SIR के मुद्दे को लेकर इस वक्त बिहार की सड़कों पर 2 लड़कों की जोड़ी घूम रही है। क्या आपको लगता है कि इसका असर होगा? अब तेजस्वी यादव को तो कभी लड़का आप कह भी सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को लड़का कहना, मेरे ख्याल में 56 साल के लगभग उनकी उम्र हो गई है। तो राहुल गांधी को मतलब हम लोग देखिए कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। और जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह से असभ्य भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, उससे कई बार लगता है कि उनके अंदर संस्कारों की भी कमी है। जिस तरह की भाषा, कल आपने एक देखा होगा स्पीच उनका, इसे बोल रहे हैं, तो ये सब जैसे कोई भी व्यक्ति जो हार जाता है, हताश होता है, निराश होता है,
और वो कुछ नहीं कर पाता, उसके मन में बड़े बड़े ख्वाब उसके घर वालों ने, उसके परिवार के या उसके संगठन के लोगों ने भर रखे होते हैं कि नहीं आप तो राजा हैं, आपका कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन जब वो कुछ कर नहीं पाता है तो उसकी हताशा और निराशा उसके शब्दों में प्रकट होती है। लेकिन कई लोग होते हैं हारने के बाद भी जिनके संस्कार और भाषा अच्छी होती है, वो अपने उन संवादों को भी अच्छी तरह से कहते हैं। लेकिन जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो एक असभ्य और मूर्ख व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है प्रधानमंत्री के लिए, और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अभी जो उसमें आया था एक सर्वे, उसमें उनको 75% उनके वो थी लोकप्रियता। दुनिया का इतना स्टैंडर्ड कभी किसी नेता का नहीं पहुंचा। और अगर आपने देश में भी कहें तो मैं समझता हूँ दुनिया देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए इस तरह की भाषा जो व्यक्ति प्रयोग करता है, वो कहीं भी घूमे, 2 लड़कों की जोड़ी हो, 4 लड़कों की जोड़ी हो, उससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। और जो एसआईआर की बात कर रहे हैं भाई, ये कोई नई बात है क्या? वोटर लिस्ट ही एक ऐसा दस्तावेज है संवैधानिक रूप से, जिसमें ये होता है कि वोटर लिस्ट का हमेशा से परिमार्जन होता है, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, ग्राम प्रधान का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो। और ये इसलिए होता है क्योंकि निरंतर लोग आते जाते रहते हैं, लोगों की किसी की मृत्यु होती है, किसी की जन्म होता है, कोई 18 साल की आयु पाता है, इसलिए उसको हमेशा ठीक करने का प्रयास करना ही चाहिए। अभी जैसे मैं आज ही पढ़ रहा था, आज एक न्यूज़पेपर में था कि उसमें बाकायदा समय था कि भाई किसी को अगर कुछ उसका वोट कटा है या कुछ, सारी जो पार्टियां थी उनको भी उन्होंने कहा। तो उसमें कुछ तो एनडीए के दल हैं, उन्होंने नहीं कहा। अब 12 दलों में से केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 52 शिकायतें दी और किसी ने कोई शिकायत नहीं। तो आपको क्या लगता है कि एसआईआर को लेकर विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों है? देखिए, अब ये मैंने जैसे कहा कि ये हारते हुए दिख रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं। एक जैसे होता ना कि एक आदमी के दिमाग में कुछ ऐसा बन जाए कि उसको लगे कि सब कुछ सपने हमारे बिल्कुल एकदम साकार होने वाले हैं, पूरा सब उसको अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा हो, उसके बाद लगे कि नहीं जनता तो उनको गंभीरता से ले ही नहीं रही है। वैसे में वो हमेशा झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। और लगातार झूठ बोल करके आप देखो क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं। कोई भी सभ्य व्यक्ति और राजनीति में इतने समय से होने वाला, इतने परिवार आपका राजनीति में रहा, उसके बाद जिस तरह से आप संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, आपसे ये कहा जाता है कि भाई एक ये नियम है कि जैसे मान लीजिए हमारा वोट है तो हम फॉर्म भर के अपना उसको ठीक करा सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे वोट के लिए जाएंगे तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। तो वो देने को तैयार नहीं। इस तरह से लगातार, और फिर झूठी बातें फैला करके इस तरह से वो बात भी कहते हैं ना। एक वो है, कविता की एक पंक्ति है, झूठे जब शोर मचाते हैं सच्चे चुप हो जाते हैं, सच्चे जब चुप हो जाते हैं झूठे खुश हो जाते हैं। झूठों को ऐसा लगता है सच्चे को आज हराया है, झूठा क्या जाने सच्चे ने अपना किरदार बचाया है। तो ये लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, इनका क्या करेंगे। बिल्कुल। अगर राहुल गांधी की बात करें तो लगातार वो बिहार की सड़कों पर घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल बीजेपी एक बार फिर से यदि एनडीए गठबंधन बिहार में सत्ता में आती है तो वोट चोरी करके तो जीतेंगे ही, राशन और आधार की भी चोरी करेंगे। देखिए, ये जो है, ये मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी हाई स्कूल पास लड़के से भी ये बातें पूछेंगे तो वो बताएगा। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को लेकर के उन्होंने बहुत क्लियरली एकदम स्पष्ट किया। राशन कार्ड के लिए एक अलग दस्तावेज है, आधार कार्ड एक अलग दस्तावेज है, राशन कार्ड जिन लोगों को जिनके परिवार रह रहे हैं उनको आपूर्ति की जा रही है, उसका एक अलग सिस्टम बना है। ये कैसे हो जाएगा? ये केवल लोगों को भ्रम पैदा करने का, लोगों को उत्तेजित करने के लिए ऐसे ये प्रयास करते हैं जिससे लोगों में कहीं ना कहीं भ्रम आ जाए। जैसे पिछली बार इन्होंने किया 2024 के चुनाव में, संविधान खतरे में है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक उनका भाषण शायद कल परसों में ही आया, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी जी की हत्या संविधान के कारण कर दी गई, वो संविधान के पक्ष में थे इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। और नाथूराम गोडसे को कहा कि वो संविधान के खिलाफ थे इसलिए उन्होंने उनको मार दिया। जबकि वास्तविकता क्या है कि गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई।
और नाथूराम गोडसे की फांसी 9 नवंबर 1949 को हुई और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये इनकी नॉलेज का स्तर है, ये इनकी योग्यता है कि संविधान जब लागू ही नहीं हुआ था तो उसको लेके कौन विरोधी होगा, कौन उसके पक्ष में होगा। तो ये इनका जो बौद्धिक स्तर है ना, वही सब कुछ बता देता है। ये कहीं भी घूमते रहे, इससे कोई फर्क नहीं, कोई नहीं ले रहा। मैं काफ़ी देखता रहता हूँ, लोगों के बीच में इनको लेकर के कोई उत्सुकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की रैली में भीड़ हो रही है, आपको नहीं लगता कि इससे एनडीए को देखिए नुकसान ये हो सकता है? जी जी बिल्कुल नहीं होगा। एनडीए बहुत पूरे बहुमत के साथ आएगी और पहले से अधिक सीटें लेकर के बिहार में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जो भीड़ है ये मैनेज की हुई, इकट्ठा की हुई भीड़ है। ये लोग जिस तरह से करते हैं, अब अगर भीड़ भी ना आए तो भी तो ये नाराज़ हो जाएंगे, तो वो शोर मचाने लगेंगे। ये अपने जो आरएलडी वाले हैं, ये सब लोग भीड़ को भी मैनेज करते हैं। उसमें आप देखिए किस किस तरह के लोग हैं। आप कभी भीड़ को देखिए तो आपको खुद ही लग जाएगा कि अगर आप कायदे से उसको पूरा स्क्रीनिंग करें तो आपको लगेगा कि हर 15 दिन में कम से कम 50% लोग वही हैं जो रोज रहते हैं। मैं इसके अलावा देखा जाए, अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो लगातार वो नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम तो अचेत अवस्था में रहते हैं। ऐसा सीएम बिहार की जनता को चाहिए क्या? अचेत अवस्था वाले सीएम को तो वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, और ज़्यादा चैतन्य हो जाएगा तो शायद उनका क्या होगा। वो पता नहीं क्या सोच करके उनको अचेतन सीएम कह रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरह से काम किया है। जिन सड़कों पर आज इनकी यात्रा निकल रही है, शानदार सड़कें हैं, जिस तरह की सुरक्षा है। पहले बिहार में क्या था, बिहार में लोग 5 बजे के बाद निकलते नहीं थे। शहाबुद्दीन जैसे गुंडे जिन्होंने एक परिवार के लोगों को एसिड में डुबो करके मार डाला, वो लोग खुलेआम घूमते थे। बदमाश खुलेआम घूमते थे, गुंडे खुलेआम घूमते थे। आपको हमको तो एक बार वो घटना याद है, उस समय मैं पढ़ता ही था, तब राजनीति में मैं नहीं आया था। तो वो जो लालू यादव की किसी बेटी की शादी हुई थी तो किसी शोरूम से सारी गाड़ियां निकाल लाए थे, नई गाड़ियां, उनके मामा उस लड़की की। तो इस तरह के लोग जो हैं इस तरह से कहते हैं। अच्छा, तेजस्वी की जहाँ तक बात है तो तेजस्वी ने तो कोई राजनीतिक रूप से संघर्ष नहीं किया। इन लोगों को बना बनाया सारा कुछ मिला है। अगर ये लोगों के बीच में जाएं, राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, तो इनको हो, अगर इनके इसमें से ये नाम हटा दे, ये लोग सभासद का चुनाव नहीं जीत सकते। सांसद और विधायक की तो बात छोड़ दीजिए। आप लोगों की यदि बात करें तो लगातार लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की बात करते थे, लेकिन अब जब रैलियों में तेजस्वी यादव निकलते हैं तो वो कहते हैं कि एनडीए सरकार में ही जंगल राज है। अब ये तो देखिए, आरोप लगाने के लिए कोई भी कुछ भी लगा सकता है, लेकिन वास्तविकता क्या है लोग जानते हैं। बिहार के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं पिछले बार विधानसभा के चुनाव में भी बिहार गया था, तो मैंने देखा था लोग एकदम खुलेआम कहते थे। वहाँ की महिलाएं, बच्चे जो 18-20 साल के भी हैं, वो भी एनडीए के पक्ष में है, और लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में अखिलेश यादव लगातार योगी जी की कार्यशैली को लेकर क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ठीक से यूपी में काम नहीं है। अब वोट अधिकार रैली में भी शामिल होने बिहार जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब ये तो इन लोगों का एक वो है, इंडी गठबंधन है, जिसमें ये सारी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, और इंडी गठबंधन को लेकर के वो उनकी कुछ रैली होगी, बुलाया होगा। अब जैसे उन्होंने बुलाया ही था, वही कौन, वो स्टालिन साहब आए थे जो बिहार के लोगों को वहाँ पिटवा रहे थे, वो भी आए थे उस रैली में। रेवंत रेड्डी आए थे जो कहते थे कि बिहार का डीएनए ही है मजदूरी करने का। ऐसे लोग जब रैलियों में आएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा आप खुद समझ सकती हैं। हाल की ही बात है कि यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने सीएम योगी के कानून व्यवस्था की तारीफ की तो उनको बाहर का रास्ता समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। बाहर आकर उन्होंने बयान दिया कि जान को लेकर खतरा है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल उनको खतरा बीजेपी सरकार से है। क्या आपको लगता है कि वाकई ये सच है? अब ये तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये वही लोग हैं। अब इन्होंने, जैसे एक बार कोई पूछ रहा था, कहने लगे कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की है, तो हमने कहा ऑस्ट्रेलिया में डिग्री लेने वही जाते हैं जो पैसा दे करके एडमिशन लेते हैं। अच्छी पढ़ाई वाले या तो यूएस जाते हैं या ब्रिटेन जाते हैं या अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, रूस में तो जो डिग्री लेते हैं वो वैसी ही डिग्री होती है। अब इनके लिए भी वही बात है कि अब ये बातें ये कह रहे हैं। जैसे उनका देखें, पूजा पाल जो विधायक थे जिन्होंने इस बात को कहा था, उनकी आप कल्पना करिए कि कोई लड़की जिसकी शादी अभी 10-15 दिन पहले हुई हो और उसके पति को
सड़कों पर दौड़ा करके मारा जाए और उस इतने लंबे समय तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उसके बाद सरकार बदलती है, एनडीए की सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से वहाँ पर अतीक अहमद, उनको बारे में कोई सोच नहीं सकता था। जैसे जो हाल बिहार में शहाबुद्दीन का था जी। वैसे ही अतीक का था, लेकिन शहाबुद्दीन को सज़ा नहीं मिल पाई, अतीक को सज़ा मिली। तो ठीक बात है, उन्होंने अपने मन की, अगर उनकी पीड़ा से आप व्यक्तिगत रूप से जुड़ेंगी तो आपको लगेगा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। और जहाँ तक जैसे अखिलेश यादव जी का है कि भाई उनको हत्या, अब उनको हत्या किससे हो सकती है? जो लोग वो कानून व्यवस्था को बना रहे हैं, अच्छे ढंग से राज्य चला रहे हैं, उनको उनसे क्यों होगी? उनको तो उन्हीं लोगों से होगी जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने बयान दिया होगा, या जो लोग जैसे जो उनके दुश्मन थे, जो अतीक अहमद के या जो भी थे जिनको सजाएं मिली हैं, उनके वेल विशर हो सकते हैं, उनके सहयोगी हो सकते हैं, उन लोगों से खतरा होगा। तो और अभी जो उमेश पाल की हत्या हुई थी, जो उस केस में पैरवी कर रहे थे, उनकी भी तो हत्या हुई थी। तो अब वो पैरवी किए बेचारे खाली कोर्ट में ही तो पक्ष रख रहे थे, उनकी हत्या हो गई तो ये तो उनकी पत्नी ही रहे और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, तो खतरा तो हो ही सकता है। लेकिन ये है कि जिन लोगों से है उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट इशारा भी किया, उन्होंने तो नाम भी लिया है। उन्होंने तो नाम लेकर कहा था कि अगर उनकी हत्या होती है तो कौन लोग जिम्मेदार होंगे। अंतिम सवाल आपसे, बिहार चुनाव में आपको क्या लगता है कि एनडीए के पक्ष में जनता अपना मत देगी या फिर 100% बदलाव होगा? नहीं, बदलाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बदलाव किसको करें? इन लोगों को कुर्सी पे बैठा करके फिर से जंगल राज थोड़े ना स्थापित करना। 100% एनडीए की सरकार आएगी और पहले से अधिक बहुमत से आएगी। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय मिश्रा टेनी जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।